हेलो फ्रेंड्स। तो किस किसने आज का एपिसोड देख लिया? जिसने देख लिया बहुत बढ़िया, लेकिन जिसने नहीं देखा है वो पहले जाके एपिसोड देखे, उसके बाद रिव्यू देखे तो उसको ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे आज का एपिसोड बहुत मज़ेदार था क्योंकि वो पूरा एपिसोड रॉक्स पायरेट्स के ऊपर ही था और वो इन्फॉर्मेशन से मतलब रॉक्स के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन थी उससे भरा पड़ा था। एंड में जो बाउंटीज बताई गई थी उसे देख के तो दिल ही खुश हो गया था। तो आइए फिर शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है मरीन के हेडक्वार्टर से, जहां पे बहुत सारे मरीन के सोल्जर्स इकट्ठा हो रहे होते हैं। इसके बाद हमें दो लोगों के बीच में बातचीत दिखाई जाती है। पहला होता है साकाजुकी आकेन्यू और दूसरा होता है ईशो यानी कि फुजीतोरा। जहां पे आकेन्यू फुजीतोरा से बोलता है कि तुम तो बहुत खुश होगे कि जो शिचिबुकाई सिस्टम है वो हट चुका है और तुम यही चाहते भी थे, पर मैं इसके खिलाफ हूं। लेकिन जो रिवेरी से फैसला लिया गया है हम उसको बदल नहीं सकते हैं। छह, सब लोग इतने अनुभवहीन कैसे हो सकते हैं? इसके बाद फुजीतोरा बोलता है कि जो इंसाफ होता है वो हमेशा कीमत से मिलता है और वो कीमत से तुम भाग नहीं सकते हो। तुम उनको नहीं समझ सकते क्योंकि तुम इनमें से नहीं थे। आपको एक एक करके क्रोकोडाइल मतलब कि जिन जिन शिचिबुकाइयों ने लोगों पर, कमज़ोर लोगों पर अत्याचार किया था वो आपको दिखाया जाएगा। और उसी बात को फुजीतोरा बोल रहा होता है। फुजीतोरा बोलता है कि अब शिचिबुकाई सिस्टम तो रहा नहीं, अब हमें नेवी की एसएसजी टीम पर भरोसा करना होगा और उसकी फुल फॉर्म है स्पेशल साइंस ग्रुप। फुजीतोरा बोलता है दुनिया का जो पावर लेवल है, जो पावर बैलेंस है वो बहुत अजीब तरीके से बदलने वाला है। आकेन्यू बोलता है ये तो मुझे भी नहीं पता ये कैसे चेंज होने वाला है, लेकिन मैंने एक खबर सुनी है कि काइडो और बिग मॉम ने हाथ मिला लिया है। ये सुन के फुजीतोरा अंधा है लेकिन उसकी पलकें जो होती हैं वो खुल जाती हैं, दिखता नहीं है लेकिन आंखें खुल जाती हैं ये सुन के। और वो एकदम से जैसे होता है ना दोस्तों, एकदम हिल्स आ जाता है क्योंकि काइडो और बिग मॉम बहुत बड़ी ताकत है। फुजीतोरा बोलता है क्या रॉक्स वापस आ गए? साकाजुकी बोलता है कि ऐसे बात मत करो जैसे वो कोई लेजेंड है या फिर कुछ और। अब सीन फिर दोबारा नेवी के हेडक्वार्टर पे पहुंचता है, जहां पर जितने भी सोल्जर आए होते हैं उनको ये बात पता पड़ती है कि काइडो और बिग मॉम ने हाथ मिला लिया है। दोस्तों ये सुनते ही उनके हलक सूख जाता है, कईयों के तोते उड़ जाते हैं, कईयों को पसीना आना शुरू हो जाता है कि भाई ये क्या सुन लिया। ब्रायनू उन्हें बताता है कि उन्होंने खैर अभी कुछ ऐसा बहुत तगड़ा क्राइम तो नहीं किया है, बस हम उनके बारे में इतना ही जानते हैं कि ये दोनों लेजेंडरी रॉक्स पायरेट का हिस्सा थे। अब वहां पे क्या होता है, सेनगोकू भी बैठा होता है। तो वहां पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो पूछते हैं कि सेनगोकू सान ये रॉक्स पायरेट क्या बवाल चीज़ है। तो यहाँ पे सेनगोकू बोलता है कि तुम अभी बहुत छोटे हो रॉक्स के बारे में जानने के लिए, लेकिन फिर भी सेनगोकू बोलता है कि ये बड़ी ही अजीब बात है कि बिग मॉम और काइडो ने हाथ मिला लिया, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। सेनगोकू रॉक्स पायरेट्स के बारे में बताता है कि वो सब एक यूनिक कैरेक्टर्स थे। दोस्तों पूरा ग्रुप एक जगह पर आके मिलता है जिसका नाम होता है फुला लेड, एक मनी मेकिंग जगह। और वहां पे जो है सेनगोकू एक एक करके फिर जो है रॉक्स पायरेट्स के मेंबर को बताना शुरू करता है। सबसे पहले आता है उनका कैप्टन जिसका नाम था रॉक डी ज़ेबेक। अब फिर वो नाम लेता है वाइट बियर्ड, काइडो और बिग मॉम। ये तीन नाम सुन के वहां पे जितने लोग बैठे होते हैं सुनने वाले, उनके प्राण सूख जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये तीनों एक ही शिप पे थे, मैं मान ही नहीं सकता हूं। इसके बाद सेनगोकू बोलता है कि अभी यहीं पे नहीं, कुछ और भी नामी जब बाद में फेमस होते हैं, जैसे कि दोस्तों शिक्की, सिल्वर एक्स, कैप्टन जोंग और वोंग जी, ये नाम और होते हैं जो बाद में फेमस होते हैं। दोस्तों इसका जो रॉक जो क्रू था ये बड़ा ही अजीब था। ये इतने
अग्रेसिव टाइप के थे कि ये लोग आपस में ही मौत का खेल खेल लेते थे। वहां पे जो सोल्जर बैठे होते हैं, जो वो कहानी को सुन रहे होते हैं, उनकी हालत खराब हो चुकी होती है इतने बड़े बड़े नाम सुनकर। तो उनमें से एक बंदा जो है सेनगोकू से बोलता है कि सर आप मजाक कर रहे हो, इतने बड़े बड़े नाम, तो फिर ये लोग हारे कैसे। सेनगोकू इन्हें उनकी हारने की वजह बताता है। पहली, ये लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते थे, तो टीम वर्क तो दिखना ही नहीं था। दूसरा पॉइंट, जो इनका कैप्टन था वो दुनिया का राजा बनना चाहता था। रॉक्स पायरेट्स ने अपने आप को ऐसे दिखाया, उन्होंने अपने दांत गवर्नमेंट को ऐसे दिखाए जैसे वो आतंकवादी हैं, और गवर्नमेंट भी उन्होंने जो किया उसको छुपाती हुई आ रही थी। लेकिन 38 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ गॉड वैले में, जहां पे दोस्तों क्या था, रॉक्स पायरेट्स ने तबाही मचा रखी थी और उन्होंने मरीन की भी हालत खराब कर रखी थी। जब सबकी उम्मीदें टूट गई थी तब वाइस एडमिरल मंकी डी गार्प ने वहां पे तबाही मचा दी और एक एक रॉक्स पायरेट्स को मसल के रख दिया। वहीं से गार्प को पूरी दुनिया हीरो ऑफ द मरीन के नाम से, मरीन का हीरो के नाम से जानने लग गई। सब लोग ये सुन के आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि ओह, तो गार्प सर की कहानी वहां से शुरू हुई थी। तो यहाँ पे लोग और भी जानना चाह रहे होते हैं गार्प के बारे में, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है। बताओ, मरीन के सोल्जर्स को ही नहीं पता होता है कि गार्प ने क्या क्या किया है। सेनगोकू बोलता है कि गार्प इस बारे में बात करना पसंद बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि पहले बात तो वो बताता नहीं है और दूसरी वो चीज़ें पेपर में छपती नहीं है, इस चक्कर में वो किसी से बात नहीं करता। दूसरी चीज़ दोस्तों, गॉड वैले में पता है बहुत अलग तरीके का इंसिडेंट हुआ है। मंकी डी गार्प पहली बात तो वो शेयर करता है तो छपता नहीं है। दूसरी चीज, उसने रॉक डी ज़ैबेक को रोका, किसकी मदद लेकर, उसने गोल्डी रॉजर से हाथ मिलाया, तब वो रॉक डी ज़ैबेक को रोक पाया। दूसरी चीज, उसने सेलेस्टियल ड्रैगन को बचाया। तो यहाँ पे जो लोग कहानी सुन रहे होते हैं वो बोलते हैं कि सर ये तो हमारी ड्यूटी है कि हम लोग सेलेस्टियल ड्रैगन को बचाएं। सेनगोकू बोलता है कि गार्प सेलेस्टियल ड्रैगन को बचाना अपनी ड्यूटी नहीं समझता है, वो उसके शान के खिलाफ है, और यही वजह है कि वो तब से लेकर अब तक एडमिरल के पद को ठुकराते हुए आ रहा है। क्योंकि अगर अपनी भाषा में बोला जाए कि सेलेस्टियल ड्रैगन और एडमिरल एक तरह से, मान लो दोस्तों, एडमिरल तलवे चाटते रहता है, क्योंकि वो तुरंत बुलाते हैं और तुरंत उसे वो काम करना पड़ता है। और वहीं पे बात होती है गार्प की और भी। सेनगोकू बताता है गार्प खुल्लम खुल्ला सेलेस्टियल ड्रैगन की धज्जियां उड़ा देता है, मतलब बेइज्जती कर देता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा भी होगा रिवेरी में, जब साबो का भाई गार्प के सामने आता है तो वो उसकी बेइज्जती कर देता है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ के सेलेस्टियल ड्रैगन, कौन से ड्रैगन, वो धज्जियां उड़ा देता है। सेनगोकू एक बात और बोलता है कि अगर वो इतना पॉपुलर नहीं होता और उसने इतनी अचीवमेंट्स हासिल नहीं करी होती दोस्तों, सेलेस्टियल ड्रैगन ने अब तक उसे मरवा दिया होता या कुछ भी कर दिया होता। इसके बाद अब जो है गॉड वैले के बारे में बताया जाता है। दोस्तों गॉड वैले में 3-4 लोग थे, जैसे कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स थे, सेलेस्टियल ड्रैगन के स्लेव्स यानी कि बंदी भी वहीं पे थे, वहीं पे रॉक्स थे, वहीं पे रॉजर था और वहीं पे गार्प था। गार्प और रॉजर ने हाथ मिलाया ताकि वो सेलेस्टियल ड्रैगन और उनके स्लेव्स को बचा सकें और रॉक्स पायरेट्स को भी रोक सकें। वो बहुत भयंकर बैटल थी, वो इतनी भयंकर बैटल थी कि आज गॉड वैले मैप से गायब हो चुका है। दोस्तों ये मान लो कि सेलेस्टियल ड्रैगन नहीं चाहते कि लोगों को रॉक्स के बारे में पता चले, इस चक्कर में उन्होंने एक तरह से मान लो पूरी फाइल सी उड़ा दी रॉक्स के ऊपर कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसने कौन सी बैटल लड़ी, कौन कौन था। इस चक्कर में मरीन के जो सोल्जर्स हैं वो इसके बारे में नहीं जानते हैं। सेनगोकू बोलता है कि जो मेरी जनरेशन का होगा बस उसे ही रॉक्स के बारे में पता होगा। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हो शुरू को, जिसकी डेविल फ्रूट है वो पकड़ के एकदम झाड़ सा देती है, वॉशिंग फ्रूट है उसका, वही लोग मेरे ख्याल से बस जानते हैं गॉड वैले के बारे में। सेनगोकू बोलता है कि जो बिग मॉम और काइडो हैं वो 38 साल पहले अलग थे, मतलब उनकी जो पावर थी वो उस टाइम अलग थी, अब अलग है। मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि अगर उस टाइम उन दोनों ने हाथ मिला लिया होता तो आज हम लोग बहुत भयानक पायरेट
ग्रुप को देख रहे होते हैं। अब सैन गोकू बोलता है कि ब्रायनू जरा उन सब की बाउंटी तो बताना। अब ब्रायनू करता क्या है दोस्तों, सबसे पहले बताता है कि हम लोगों ने कुछ न्यू बाउंटी वॉल लॉर्ड्स की जारी करनी है, मतलब कि वॉल लॉर्ड्स की नई बाउंटी आ चुकी हैं लेकिन हम लोगों को बताई नहीं गई हैं। तो सबसे पहले अब शुरू होता है योंको का काम। योंको की बाउंटी बताई जाती है। सबसे पहले आता है ब्लैक बियर्ड, जिसने फुला लेड पे कब्जा कर रखा है, अपनी टेरिटरी बना रखी है और ब्लैक बियर्ड के पास इम्पेल डाउन के छटे हुए गुंडे हैं। ब्लैक बियर्ड की करंट बाउंटी है 2,247,600,000 बाउंटी है, जो कि बहुत बड़ी बाउंटी है। अब आता है शैंक्स। दोस्तों ब्रायनू ने जिस तरीके से शैंक्स को इंट्रोड्यूस करवाया है, उसका ग्रुप सबसे संतुलित है, पावरफुल भी है और बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे की इज्जत करते हैं। कुल मिला के सबसे बेहतरीन ग्रुप बताया है उसने शैंक्स का। और शैंक्स की बाउंटी है 4,48,900,000 बेरीज की बाउंटी है शैंक्स की। अब बारी आती है बिग मॉम की, जो पैदाइशी एक मॉन्स्टर है, जिसने बचपन में ही आधा एल्बाफ उड़ा दिया था। टोटो लैंड उसकी टेरिटरी है और वो अपने बच्चे, उसके 85 बच्चे हैं, उन्हीं पे वो भरोसा करती है। बिग मॉम की बाउंटी है 4,388,000,000 बेरीज की बाउंटी है बिग मॉम की। अब बारी आती है काइडो की, जिसने वानो को अपनी टेरिटरी बना रखा है और काइडो की करंट बाउंटी है 4,611,100,000 बेरी की बाउंटी है काइडो की। इसके बाद दो लेजेंड की बाउंटी भी बताई जाती है। सबसे पहले वाइट बियर्ड, जिसकी बाउंटी थी 5,46,000,000 बेरी की बाउंटी थी वाइट बियर्ड, बहुत बड़ी बाउंटी है। और एंड में बारी आती है पायरेट किंग गोल्डी रॉजर, जिसकी बाउंटी थी 5,564,800,000 की बाउंटी थी रॉजर की। बहुत बड़े बड़े योद्धा थे और बहुत भारी भरकम बाउंटी है इन सब की। लेकिन भूले ना, लूफी भी फ्यूचर में आने वाला है। अब जो ब्रायनू होता है वो सोल्जर्स को समझा रहा होता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट वानो में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उन दोनों के बीच में ना ही कोई समझौता है, ना ही इन दोनों ने हाथ मिलाया है। तो वहाँ पे एंट्री होती है आके न्यू की, जो बोलता है कि हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जब जिससे जाके हम वहाँ पे कुछ कर सकें। तो यहाँ पे सेनगोकू बोलता है कि बिल्कुल हाँ, हम वहाँ पे जाके क्यों इन्वॉल्व हों। यहाँ पे सेनगोकू बोलता है कि मैं तो बस इन लोगों को थोड़ा सा ज्ञान बांट रहा था, मैं एक ओल्ड सोल्जर हूँ और नए सोल्जर्स को थोड़ा सा ज्ञान दे रहा था। अब क्या होता है, सेनगोकू और आकिन्यू पास पास खड़े होते हैं, जहाँ पे सेनगोकू बोलता है कि पायरेट्स के भी रिश्तेदार होते हैं, कुछ करने के लिए उनके पास भी वजह होती है। सेनगोकू बोलता है तुम आगे का नहीं समझ पाओगे अगर तुम्हें इतिहास के बारे में नहीं पता। वैसे एक बहुत फेमस पायरेट है लैंड ऑफ वानो में, जिसको दुनिया कुजुकी ओडन के नाम से जानती है और 3 लोग उसको पसंद भी करते हैं, वाइट बियर्ड, गोल्डी रॉजर और रेड हेयर शैंक्स। दोस्तों अब होता क्या है, सेनगोकू बोलता है कि ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है कि जितने भी बड़े बड़े पायरेट्स हैं दोस्तों, इवन लूफी, रॉजर, वाइट बियर्ड, ये सब लैंड ऑफ वानो में ही क्यों पहुंच जाते हैं। दोस्तों बहुत तगड़ी मिस्ट्री चल रही है, बहुत बड़ा खेल होने वाला है। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी वीडियो बना दी है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा एपिसोड ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एंड में मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगा कि कार्प जितना दिखाया गया है या फिर जितना हम लोग सोच रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।